हेलो दोस्तों, मैं शिवेन पांडे आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत करता हूं आपका नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। आज हम नदियों की बातें करेंगे। मुख्य रूप से हम मध्य प्रदेश की नदियों की बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने इंडिया का मैप लटकाया हुआ है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। हम एमपीपीएससी के हिसाब से ही बातें करेंगे, हम व्यापम के जीके के हिसाब से बात करेंगे। हम एमपीएसआई, जेएल पहरी, एमपी पुलिस में जो क्वेश्चन आते हैं उन सब क्वेश्चन को उठाएंगे। अर्थात हमारा फोकस एमपी पर रहेगा, किंतु हमें इंडिया को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो स्वागत है आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। मैं शिवेन पांडे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आइए हम बात करते हैं नदियों की। नदियों से देखिए, ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं रहा होगा। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे पीईबी का हो, चाहे तो आपकी एमपीपीएससी हो। आज तक ऐसा कोई भी पेपर ना रहा होगा जिसमें नदियों से सवाल ना आए हों। नदियाँ एक इतना बड़ा विशाल टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से कि इससे सवाल तो आना तय है। अब डिपेंड करता है कि कैसे सवाल आते हैं। सवाल को इतना घुमा देता है, इतना फंसा देता है कि आप कई बार समझ नहीं पाते कि ये सवाल नदियों से है। किंतु कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि नदियों से सवाल ना आए। जियोग्राफी अगर डालता है तो नदियां आपका पूछेगा ही। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से नदियों को पढ़ना। पर नदियां हैं क्या? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नदी क्या है। तो नदी, यदि हम अपनी क्या बात कर लें, भावनाओं की बात कर लें, जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, तो नदियों को तो हम माँ मानते आए हैं। सदियों से बड़ी बड़ी नदियों के किनारे सभ्यताएं फली फूली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, नर्मदा सभ्यता हो गई। अनेक सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे हुआ है। इसलिए नदियों को सभ्यताओं का पालना भी कहता है। पालने में जैसे बच्चा पलता है ना, वैसे नदियों के किनारे सभ्यताएं पलती हैं, इसलिए नदियों को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। किंतु सवाल यह उठता है, नदी क्या है? अगर जियोग्राफी या भौगोलिक रूप से बात करें तो नदी क्या है? एक बहता हुआ जल है, या फिर बहता हुआ जल का समूह है। पानी का एक समूह है जो बह रहा है, उसे ही हम जियोग्राफी में नदी कह देते हैं, रिवर कह देते हैं। अब बहता हुआ जल है तो पानी उधर को बहेगा जिधर को वह रास्ता पाएगा, और पानी हमेशा ढाल में बहता है, ये भी कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। पानी हमेशा ढाल में बहता है, अर्थात ऊंचाई से आपका नीचे की तरफ पानी बहेगा। अब पानी जब बहता है तो जो बहने का रास्ता है उसे कहते हैं अपवाह। ठीक है, नदियों के जो बहने का रास्ता होता है उसे अपवाह कहते हैं। अंग्रेजी में उसे ड्रेनेज बोल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से आपकी गंगा निकल रही है, तो गंगा का जो मार्ग है उसे अपवाह कहेंगे, अर्थात ड्रेनेज कहेंगे, अपवाह। अब ये तो मुख्य नदी है इसलिए उसको अपवाह कह रहे हैं। अब इसमें अगर कई सारी नदी आके मिल जाए, है ना, कुछ यहाँ से आके यमुना मिल जाती, फिर यमुना में आपकी एमपी की चंबल वगैरह जाके, चंबल, बेतवा इत्यादि सभी नदियाँ, और इधर से कई सारी नदियाँ आके इसमें मिल जाती हैं, तो नदियों का एक बहुत बड़ा जाल हो जाता है। अर्थात जब मुख्य नदी में कई सारी और नदियाँ आके मिल जाती हैं तो नदियों का एक जाल बन जाता है, और इस जाल को बोला जाता है क्या? ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम बोल देते हैं, अब इसे हम बोल देंगे अपवाह तंत्र। तो जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे इधर से सिंधु आपकी आती है, सिंधु में देखेंगे कई सारी नदियां मिल जाती हैं। चेनाब हो गई, सतलज हो गई, रावी हो गई, चेनाब है, झेलम है, और ये जो पंच नद बनता है ये भी नदियों का एक तंत्र है, इसलिए उसको सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं। आप कभी भी पढ़ेंगे सिंधु तो केवल सिंधु नहीं पढ़ते, आप सिंधु के साथ सारी नदियां पढ़ते हैं, इसलिए उसको सिंधु नदी तंत्र बोला जाता है। यही हाल ब्रह्मपुत्र का है। इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र आती है, प्रवेश करती है, फिर इधर आपकी नर्मदा भी मिल जाती है, तो इसे भी ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और ये बहुत बड़ा जो मैदान बनाती है उत्तर भारत का, उसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ते हैं। भौगोलिक में हमने पढ़ लिया था, किंतु यहाँ हम नदियों की बात कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है
कि नदियाँ एक बहता हुआ जल हैं और बहते हुए जल में कई सारे जल को समा लेती हैं, उसको ड्रेनेज सिस्टम बोल दिया जाता है। इसीलिए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम क्या है? गंगा का जो अपवाह तंत्र है ना, वही सबसे बड़ा नदी तंत्र है ना मध्य प्रदेश का। अब आप सोचेंगे कि मध्य प्रदेश में तो आपकी गंगा नदी है नहीं, तो कैसे अपवाह तंत्र होगा? तो मैंने कहा कि अपवाह तंत्र, तो गंगा नहीं है मध्य प्रदेश में, पर गंगा में जाके मिल तो रही है ना मध्य प्रदेश की नदियाँ। आपकी चंबल गई, आपकी यमुना में मिल गई, इधर सोन गई तो आपकी गंगा में मिल गई। तो कई सारी नदियां हैं जो जाके किसमें मिल जाती हैं? गंगा में। इसलिए गंगा का जो अपवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। इसके बाद आपका नर्मदा आ जाता है। तो बात यही थी, छोटी सी थी। अब हम और बातें कर लेते हैं नदियों के बारे में। तो नदियां हमेशा पर्वत या पहाड़ से निकलती हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। ढाल की ओर बहेगा ना पानी, तो ढाल की तरफ रास्ता पाता है, इसलिए पर्वत या पठार से ही नदी निकलेगी। मैदान से नदी थोड़ी ना निकलेगी। मैदान से नदी निकल के कभी पहाड़ में चढ़ेगी? आप सोच सकते हैं। कॉमन चीज़ें, ज्योग्राफी हमें देख देख कर सीख लेना चाहिए। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, वो हमें कई सारी चीज़ें सिखाता रहता है। खड़े हुए पहाड़, बहता हुआ पानी, चलती हुई हवाएं, धरती का रोटेशन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिन रात का होना, ये सब तो आप देख सकते हैं और इससे आप कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें अनुभव की हैं, कई सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है, किंतु हम यहाँ कंपटीशन की बात करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो एक ड्रेनेज हो गया, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम हो गया। अब नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं? उद्गम बोलते हैं। और नदी जहाँ पर समाप्त हो जाती है उसे मुहाना बोलते हैं, मुख बोलते हैं। ठीक है। और इस पूरी जो आपकी उद्गम से लेके मुहाने तक का जो रास्ता है, मान लीजिए नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके अंत हो जाती है, तो इसको पूरा नदी घाटी बोलते हैं। ठीक है, नदी घाटी बोल देंगे, इसको मुहाना बोल देंगे, इसको उद्गम बोल देंगे। तो नदी जहाँ से शुरू होती है उसको उद्गम, जहाँ अंत होती है उसको मुहाना और पूरे को नदी घाटी। अब हम बात करते हैं नदियों की। तो नदियाँ बहता हुआ जल हैं। बहता हुआ जल जब पर्वत या पठार से निकलता है तो जाहिर सी बात है बहुत तेजी से निकलेगा। जब बहुत तेजी से निकलेगा पानी, तो जो अर्थ है या फिर जो पर्वत पठार हैं, कुछ भी उसका कटाव करेगा। बहता हुआ पानी है, तेजी से बहेगा, कटाव करेगा। कटाव करेगा तो कुछ अपने साथ आकार बनाएगा, एक वैली बनाता है। तो जो पहली वैली बनाता है बहता हुआ पानी पर्वत पठारों से बहने के बाद, वो होती है आपकी वी शेप की वैली। आप देखेंगे कि वी शेप की वैली आपको पर्वत या पठारों में ही देखने को मिलती है। तो ऊंचाई का पानी है, जाहिर सी बात है पानी तेजी से बहेगा और अपने साथ बहुत सारे क्या लाएगा? कंकड़ पत्थर, अवसाद, बालू, बजरी, कंकड़ पत्थर सब कुछ लाएगा। अब वो जब लाएगा, पहाड़ से बह रहा था तब तो तेजी से बह रहा था पानी। ये नदियों का मैं पूरा जीवन काल बता रहा हूँ। जब पहाड़ से बहता है पानी तो बहुत तेजी से बहता है। जैसे ही पठार में पहुंचता है तो इसके कंपेयर में थोड़ी सी जो पानी की गति है वो धीमी हो जाएगी। पठार में जैसे ही पानी पहुंचेगा तो पर्वत के कंपेयर में पानी की गति थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके पहले आपकी वी शेप घाटी, आई शेप घाटी, यू शेप घाटी आप पढ़ चुके हैं। जब हम ज्योग्राफी और विस्तार से पढ़ेंगे तब हम उसमें बताएंगे। तो यहाँ पर हम केवल नदी की बात कर रहे हैं। तो बहता हुआ पानी जब आपका आता है, तेजी से बहता है, अपने साथ कंकड़ पत्थर सब लाता है, पठार में पहुँचता है तो पानी धीमा हो जाता है। जब धीमा हो जाता है तो यहाँ अवसाद, बड़े बड़े अवसादों को जमा करता है। तो ये पठार है, यहाँ पर भी अवसादों को जमा करेगा, कंकड़ पत्थर जमा करेगा। तो आप देखते हैं कि जब आपकी गंगा आती है तो कंकड़ पत्थर यहाँ पे जमा करती है। जो कछारी का जो मैदान है, तटीय हिमालय का जो तटीय भाग है, वहाँ बहुत सारे कंकड़ पत्थर जमा करती है। अब पठार से जब नदी मैदान में जाएगी, पठार के बाद आता है मैदान, मैदान में जाती है तो नदी की गति और कम हो जाएगी ना। देखिए, पठार से नदी मैदान में उतरती है तो मैदान में नदी की गति और कम हो जाएगी। ठीक है। अब जब पठार से
मैदान में जाएगी तो यहाँ भी पानी थोड़ा सा तेजी से बहेगा, कटाव करेगा, तो यहाँ वाटरफॉल बनता है आपका। जो वाटरफॉल आप देखते रहते हैं, जलप्रपात, कुआं बोल देते हैं कभी कभी आप उसको, तो ये वाटरफॉल बनाती है, मतलब झरना बनाती है। तो पहले वी शेप की घाटी बनाई, आई शेप की घाटी बनाई, पठार में आया पानी, पठार से आपका मैदान में जा रहा है, वाटरफॉल बन गया। अब पानी मैदान में आ चुका है और नदी का पानी स्लो हो चुका है, या फिर यूं कहें कि नदी पर्वत पठार से आते आते थक चुकी है। अब उसकी पानी की गति क्या हो चुकी है, धीमी हो चुकी है। अब धीमी हो चुकी है, या फिर हम बघेली में बोलते हैं या फिर गांव की भाषा में बोलती हैं कि उसकी गति क्या हो चुकी है, मुधुर मुधुर हो चुकी है। तो मुधुर मुधुर या बहता हुआ पानी, आप हंसिएगा नहीं, बघेली शब्द है। तो ये धीमा धीमा जो पानी चलता है ना, तब वो इधर उधर चलेगा, है ना, बोलते हैं ना, इधर उधर क्यों घूमने लगे भाई, धीमा हो गया है पानी। अब ये जो इधर उधर का शेप बनाता है जिग जैग मोशन में या फिर किसी भी मोशन में, इसको बोल देते हैं विसर्प। सांप के आकार का बनाता है ना आकृति, इसको बोलते हैं विसर्प। इसी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं मिएंडर। ठीक है, विसर्प बोल दिए, मिएंडर बोल दिए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जब पठार से मैदान में नदी प्रवेश करती है तो अपनी जो धारा है उस धारा की दिशा को बदलती है और टेढ़े मेढ़े आकार की आकृति में चलती है। इसको बोल देते हैं विसर्प, इसी को बोल देते हैं मेंढर। अब कभी कभार क्या होती है कि नदी जो है, नदी के जो मुख्य धारा है, इस टेढ़े मेढ़े आकार से बहते बहते कभी कभार क्या होती है, कुछ आकार को छोड़ देती है। मान लीजिए नदी ऐसे बह रही थी, अब पानी कम हुआ तो इतना एरिया छोड़ दिया और नदी यहीं से बहने लगी, इतना इलाका छूट गया ना। अब इस इलाके में छोड़ चुका है तो पानी यहाँ कम हो चुका है या फिर सूख चुका है, गर्मी आई, अब बरसात आई तो यहाँ पानी फिर से भर गया, तो यहाँ पर एक झील बन जाती है। उस झील को क्या बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सबो और हिंदी में बोलते हैं गोखुर झील। तो ये कभी नदी थी, नदी का मिएंडर था कभी, यहाँ पर अब मुख्य नदी नहीं बह रही है, यहाँ पर बरसात का पानी भर गया है या फिर इकट्ठा हुआ पानी भर गया है, तो उसको बोल देते गोखुर। प्राय गोखुर झील का पानी जो होता है क्षारीय होता है, लेकिन हम बाद में बात करेंगे इसकी। अब नदी क्या है, गोखुर झील बना चुकी है, मिएंडर बना चुकी है, मिएंडर से पानी बहता बहता अब पानी की गति इतनी धीमी हो चुकी है कि जो अवसाद लाया था, कंकड़ पत्थर बजरी इत्यादि लाया था, अब अपनी तलहटी में जमा करने लगा है, तो और ज्यादा आकृतियां इधर उधर हो जाएंगी, है ना। एक तो कारण ये था कि नदी की गति धीमी हो गई, इसलिए आकृति ऐसी ऐसी हो गई। अब अपने साथ जो अवसाद लाया है उसको भी छोड़ता चला जाएगा ना। वीडियो पूरा देखेंगे, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, पूरा देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शायद आप लोग जानते हैं, लेकिन क्या है, लॉकडाउन में इतना लंबा टाइम हो चुका है कि सब लोगों की दिमाग खराब हो चुकी है, बैठे बैठे चीज़ें भूल गई हैं। तो क्या है कि घर बैठे कुछ रिवीजन कर लीजिए ना, क्लास तो जा नहीं रहे हैं आप लोग, तो घर बैठे कुछ पढ़ सकते हैं। पहाड़ से चली नदी मैदान में आई, मैदान से पठार में आई, पठार से मैदान में आई, मैदान में जिग जैग मोशन बनाई, विसर्प बनाई, मिएंडर बना दी। मिएंडर से पानी अब थक चुका है, अब क्या बनाएगा, डेल्टा। तो जब पानी के अब बहुत सारे अवरोध हो जाते हैं, बहुत सारे तिकोने आकार के क्या बन जाते हैं, द्वीप बन जाते हैं, आइलैंड बन जाते हैं। इधर आपकी जब गंगा आती है और इधर से जो पद्मा कहला जाती है ना, तो बहुत सारी यहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। मतलब अपने अवसादों को नदी जब जमा कर देती है, आपका एक बाढ़ का जो मैदान बना देती है, तो मैदान नहीं होता, ये एक आइलैंड की तरह होता है ना, ये अवसाद है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, डेल्टा बोल देते हैं, जो तिकोने आकार का होता है। अब ये डेल्टा समुद्र में मिलने के पहले होता है, नदी अंतिम में जाके समुद्र में मिलती है ना, तो ये डेल्टा ठीक समुद्र के पहले होता है। सुंदरवन का जो डेल्टा है आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी के थोड़ा सा पहले है, दलदली क्षेत्र होता है प्राय, तो ये एक डेल्टा है। तो ये नदी का पूरा जीवन काल है।
इसके बाद जाके नदी आपकी किस में मिल जाएगी? समुद्र में मिल जाएगी। तो नदी का ये पूरा जीवन काल है। अब नदी एक बहता हुआ जल है, तो बहता हुआ जल कहाँ से बहता है? पर्वत पठारों से बहता है। कई बार हम बता चुके हैं, चीजें बार बार रिपीट नहीं करते। तो इधर जैसे आपकी हिमालय है, तो कुछ नदियां आपके हिमालय से निकलेंगी, बहुत ऊंचा हिमालय है ना, तो एक हिमालय से निकलने वाली नदियां हो गई। दूसरा, इधर आपका पश्चिमी घाट है ना, तो पश्चिमी घाट से निकलेंगी नदियां, ठीक है। यहाँ भी कोई कुछ छोटे छोटे, जैसे सतपुड़ा पर्वत हो गया, ये इधर आपका विंध्याचल पर्वत हो गया, तो यहाँ से भी नदियां निकलेंगी, ठीक है। अब क्या, एक मेन बात आपको ये जान लेनी है कि जो भारत का ढाल है, भारत का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, पूर्व दिशा ये है, और ढाल इस तरफ है भारत का। तो पानी जो बहेगा ढाल की तरफ बहेगा ना, तो समस्त नदियां जो भारत की हैं, मुख्य नदियों की बात कर रहे हैं, वो लगभग उनकी दिशा किस ओर है? पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। अर्थात ढाल पूर्व की ओर है तो बहता हुआ पानी पूर्व की ओर जाता है। तो यहाँ से भी देखेंगे पश्चिमी घाट से जितनी नदियाँ निकलती हैं, आपकी जो गोदावरी वगैरह हो गई, कृष्णा कावेरी हो गई, ये सब जाती हैं इधर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इधर से भी जो आपकी गंगा आती है वो भी पूर्व दिशा में जाती है और बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। जितनी यमुना है ये भी बह रही है, और सारी नदियां हैं। आपकी जो ब्रह्मपुत्र आती है वो भी ढाल है ना, तो जिधर ढाल पाएगा उधर ही पानी बहेगा। हिमालय से काट कर जब नदी आती है और जिधर ढाल पाती उधर बह जाती है। किंतु कुछ नदी हैं, एक दो नदी, बहुत सारी नदियां होंगी, लेकिन जो मुख्य रूप से बड़ी नदियां हैं वो एक दो तीन हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जिसमें से आपकी नर्मदा और ताप्ती प्रमुख है। उसके पश्चिम की ओर बहने का क्या कारण है ये आपको समझना पड़ेगा। मैं समझा भी चुका हूँ, भौगोलिक विस्तार जब पढ़ रहे थे, पर्वत पठार पढ़ रहे थे जब हम आपके एमपी के अंदर, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि नर्मदा पश्चिम की ओर क्यों बहती है। तो इसका एक रीजन है, ये आपका जो है एमपी है, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। अब इसके एक तरफ विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, दूसरी तरफ आपकी क्या है? सतपुरा पर्वत श्रेणी है। सतपुरा पूर्व में चौड़ा भी है और सतपुरा पूर्व में ऊंचा भी है, ठीक है। तो एक तरफ विंध्याचल हो गई, दूसरी तरफ सतपुड़ा हो गई, बीच में एक खड्ड बन गया, भ्रंश घाटी बन गई, जिसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। इस गड्ढे में क्या फंस गई? आपकी नर्मदा नदी। तो नर्मदा को ना तो उत्तर की ओर जाने का रास्ता मिल रहा है, ना तो दक्षिण की ओर जाने का रास्ता मिल रहा है, और इधर क्या है? ऊंचा है, जो आपकी मैकाल श्रेणी है ना। इधर कैमूर हो जाती है मैकाल, तो उधर भी नहीं जा पाता ना कैमूर के कारण। इधर मैकाल श्रेणी ऊंचा है, तो मैकल सुता भी बोलते हैं ना नर्मदा को। तो मैकाल पर्वत की पुत्री मतलब मैकल सुता, सुता मतलब पुत्री, तो मैकाल की बेटी है नर्मदा। तो ना तो उत्तर की ओर जा पा रही, ना तो दक्षिण की ओर जा पा रही है, तो उसकी मजबूरी है पश्चिम की ओर बहना, क्योंकि उसको रास्ता भी इसी तरफ मिलता है। तो अब क्या है, विंध्याचल से जो पानी ऊपर से बहकर आएगा, विंध्याचल के ऊपर से बहकर आएगा, वो भी नर्मदा में मिलेगा। इधर सतपुरा से जो बहकर आएगा वो भी नर्मदा में मिलेगा। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी ऐसी नदियां हैं जो नर्मदा की सहायक नदियां बन जाती हैं, और नर्मदा का पानी विशाल रूप ले लेता है, और ये पानी आके अंतिम में गुजरात के खंभात की खाड़ी में चला जाता है, ठीक है। तो ये तो नर्मदा है। इसी तरह यही हाल ताप्ती का भी है। ताप्ती का भी पानी इसी तरह फंसा हुआ है, दर्रे में फंसा हुआ है, भ्रंश घाटी में फंसा हुआ है, और आपका इधर गुजरात की तरफ आ जाता है। तो कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ये कोई आपका क्या बोलते हैं, आपको वेदों में नहीं जाना है, शास्त्रों में नहीं जाना है, आपको भावनाओं में नहीं जाना है, आपको जियोग्राफी पढ़नी है। तो जियोग्राफी में नदी का केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिधर को रास्ता मिलेगा पानी को उधर ही बहेगी, ठीक है। शहरों में भी बाढ़ आ जाती है, जो लोग नालियों में घर बना लेते हैं तो बोलते हैं हम बाढ़ में फंस गए ना। अरे नालियों में घर बनाओगे, बाढ़ के क्षेत्र में घर बनाओगे तो बाढ़ तो आएगी ना। तो पानी है, नदी है, जब रास्ता जिधर को पाएंगे उधर को बहेगा। तो अच्छी बात तो यह है कि हम उसके मार्ग में जाएं ही ना। तो ये नदियों का एक इंट्रोडक्शन था। अब हम
बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में ना। तो मध्य प्रदेश की नदियों जो प्रमुख रूप से हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं आप उसको देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर लिया है, लेकिन बिना मैप जाने मध्य प्रदेश की नदियां आप कैसे पढ़ेंगे। मैप तो कहते हैं ना कि मैप हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और वीडियो यदि लंबा हो रहा हो तो आप बोर मत हो जाइएगा। घर में करेंगे क्या, वीडियो देख सकते हैं या फिर किताब उठा लीजिए और खुद से पढ़ डालिए। मैं तो बातें करने के लिए आ जाता हूँ ना आपसे, मैं कोई टीचर या मास्टर थोड़ी ना हूँ आपसे बड़ा। माफ करिएगा। तो ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है, आपकी मध्य प्रदेश की मुख्य मुख्य नदियां हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं कि जो नदियां हैं और नदियों से संबंधित जो प्रश्न हैं इतने ब्रॉड हैं, इतना ज़्यादा डाटा है इसमें कि हम एक दिन में या फिर एक वीडियो में आपको हम ये नहीं पढ़ा सकते। यदि आपको ऐसा कोई कहता है तो समझिए आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा कि आपको 1 घंटे में पूरी नदियों का डाटा दे देगा। हमारे जो गुरु जी हैं वो तो हमको 2 दिन नर्मदा नदी ही पढ़ाते हैं। 2 दिन 3 दिन से पहले उनकी नर्मदा नदी ही नहीं पूरी होती। तो और वो इतना विशाल पढ़ाते हैं कि कोई भी डाटा छोड़ते नहीं। तो जब हम कोई भी डाटा छोड़ेंगे नहीं तो टॉपिक बड़ा हो जाएगा। तो आप बोर ना हो, पढ़ते रहें, मोरल डाउन ना होने दें और लगे रहें। तो ये नर्मदा है, नर्मदा की बातें हो गई थी। ये जो आपकी नर्मदा बह रही है, इधर विंध्याचल है, इधर सतपुड़ा है, इधर से अब कुछ नदियाँ उत्तर की ओर जाएंगी। और जो आपका क्या है एमपी है ना, एमपी का जो ढाल है वो उत्तर से लेके पूर्व की ओर है। तो बहता हुआ पानी इधर विंध्याचल से निकलेगा तो उत्तर से जाके पूर्व में जाएगा, इधर सतपुड़ा से निकलेगा तो दक्षिण की ओर चले जाएगा। तो जो बेन गंगा है ये सब आपकी महाराष्ट्र में चली जाती हैं। तो एक तो पानी इधर ऐसे बहेगा, दूसरा इधर बहेगा, तीसरा जो नर्मदा और ताप्ती की बात है उसकी कहानी पूरी हो चुकी है। चौथी जो कैमूर वगैरह की रेंज है उसका सोन नदी जो हिला है वो भी पानी पूर्व की ओर चला जाता है, उत्तर पूर्व की ओर, क्योंकि आपके एमपी का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। ये एक जियोग्राफी की कहानी है। कभी ऐसा पढ़ने का मौका मिला कि हम जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि भारत का ढाल पूर्व की ओर क्यों है और उत्तर पूर्व की ओर इसका झुकाव क्यों है ज़्यादा। तो अभी तो हम शॉर्ट में नदियों की बात कर लेते हैं। तो जो मुख्य नदी है नर्मदा नदी, उस अमरकंटक से निकलती है, 1312 किलोमीटर लंबी है और केवल एमपी में आपकी 1077 किलोमीटर लंबी है। खंभात की खाड़ी में, जो गुजरात के पास है खंभात की खाड़ी अरब सागर में, उसमें समाप्त हो जाती है, उसका मुहाना है। चंबल जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। जाना पावा पहाड़ी आपके मालवा के पठार का एक अहम हिस्सा है। वहाँ से आपकी चंबल नदी निकलती है और चंबल नदी जाके यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के पास इटावा नामक शहर के पास 965 किलोमीटर चंबल की लंबाई है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, 780 किलोमीटर लंबी है और गंगा में जाके पटना के पास मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। ताप्ती नदी की पहले बात कर लेते हैं कि ताप्ती मुल्ताई बैतूल के पास से निकलती है, मुल्ताई पहाड़ी से, और 724 किलोमीटर लंबी है। खंभात की खाड़ी में जाके अरब सागर में मिल जाती है। बेतवा कुमारा गांव रायसेन से निकलती है, 480 किलोमीटर लंबी है। एमपी की 5वीं बड़ी नदी है। ये कंफ्यूजिंग मत हो जाइएगा, बेन गंगा को कुछ लोग बता देते हैं ना, लेकिन आपको बेतवा लगाना है कि बेतवा मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। 480 किलोमीटर है। यमुना में जाके मिल जाती है हमीरपुर के पास। क्षिप्रा काकरी बरड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है, 195 किलोमीटर लंबी है, चंबल में जाके मिल जाती है। तवा महादेव पर्वत श्रेणी से निकलती है, पचमढ़ी के पास, 172 किलोमीटर लंबी है और नर्मदा में जाके होशंगाबाद के पास मिल जाती है। बेन गंगा सिवनी से निकलती है, 570 किलोमीटर लंबी है, गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है वर्धा के पास। ठीक है, ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं। इस नदी को हम अलग अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। नदियों में बहुत सारे सवाल बनते हैं ना। काली सिंध बागली गांव से निकलती है, देवास के पास से, 150 किलोमीटर लंबी है, चंबल में जाके मिल जाती है। केन विंध्याचल सतना से निकलती है और सतना मैहर के पास से निकलती है, कुछ लोग कटनी भी बोलते हैं, 292 किलोमीटर लंबी है।
यमुना से निकलती है। तो केन का जो डाटा है ना, वो आपको ये बताना है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, यमुना में जाके मिल जाती है। तो ये कुछ नदियां हैं मध्य प्रदेश की, इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, कहाँ से निकलती हैं, क्या इसमें योजनाएं हैं, क्या इसमें परियोजनाएं हैं, किसकी इसकी लंबाई कितनी है, किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो बहुत सारा डाटा हो जाता है। अगले वीडियो में हम अलग अलग नदियां लेंगे। हम नर्मदा को पढ़ेंगे अलग से, ताप्ती को पढ़ेंगे, चंबल को पढ़ेंगे, सोन को पढ़ेंगे। इनकी सब की सहायक नदियां क्या हैं, इनके किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं, इनसे क्या क्या सवाल बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक लाइक करिए, शेयर करिए, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।